नमस्कार विद्यार्थियों, आज की हम कक्षा में देखेंगे शिक्षण की विधियाँ। शिक्षण विधियाँ दो प्रकार की होती है, शिक्षक केंद्रित विधि और छात्र केंद्रित विधि। शिक्षक केंद्रित विधि में क्या होता है, शिक्षक मुख्य भूमिका में होते हैं, शिक्षक सक्रिय होते हैं और छात्रों को शिक्षक के निर्देशों का पालन करना होता है। इसमें छात्र निष्क्रिय होते हैं। और छात्र केंद्रित विधि में क्या होता है, छात्र मुख्य भूमिका में होते हैं, छात्र सक्रिय होते हैं, छात्र स्वयं सीखने की कोशिश करते हैं, डूइंग बाय लर्निंग मतलब करके सीखना। छात्र केंद्रित विधि में छात्रों की समझ, तार्किक चिंतन, सृजन शक्ति, आलोचनात्मक चिंतन, समझ की शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता और समस्या समाधान की क्षमता विकसित होती है। छात्र केंद्रित विधि में शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में होते हैं। ये जो शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में ये एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, बाकी जो भी मैं बताई हूँ सब इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में शिक्षक क्लास में आते हैं और लेक्चर देते हैं, व्याख्या करते हैं तथ्यों को, उसके बाद उनका काम। सबसे पहले देखते हैं उदाहरणों को समझाता है। छात्र मुख्यतः सुनते हैं और नोट्स बनाते हैं। जैसे 1857 की क्रांति। उदाहरण, इतिहास की कक्षा में शिक्षक 1857 की क्रांति का पूरा अध्याय समझाता है। अब देखते हैं प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन विधि। इसमें क्या होता है, टीचर पहले कोई भी कार्य को करके दिखाते हैं, उसके बाद छात्र उसे देखकर सीखते हैं। जैसे शिक्षक पहले किसी कार्य या प्रक्रिया का प्रदर्शन करता है, फिर छात्र उसी प्रकार अभ्यास करते हैं। जैसे डांस करके दिखाना, मेहंदी लगा के दिखाना, खाना बना के दिखाना। अब देखते हैं, पहले शिक्षक करके दिखाता है, फिर छात्र करते हैं। उदाहरण, विज्ञान की प्रयोगशाला में शिक्षक अम्ल क्षार की अभिक्रिया दिखाता है, उसके बाद छात्र प्रयोग करते हैं। लैब में पहले टीचर प्रयोग करते हैं, उसके बाद छात्र उसको देखकर सीखते हैं, समझते हैं। अब देखते हैं हम प्रत्यक्ष निर्देश विधि, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड। इसमें क्या होता है, शिक्षक स्पष्ट और क्रमबद्ध निर्देश देता है और छात्र उन्हीं निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं। छात्र यहाँ पे टीचर निर्देश देते हैं और छात्र उन निर्देशों को पालन करते हैं। जैसे सीखने की पूरी प्रक्रिया शिक्षक के नियंत्रण में होती है। पहले शीर्षक लिखिए, फिर प्रश्न लिखिए, उसके बाद चित्र बनाइए। ये टीचर निर्देश दे रहे हैं। शिक्षक कहते हैं पहले शीर्षक लिखिए, फिर प्रश्न 1 का उत्तर लिखिए, उसके बाद चित्र बनाइए। ये होता है निर्देश देना। अब देखते हैं चौथा, उपदेशात्मक विधि, डायडैक्टिक मेथड। डायडैक्टिक मेथड में ये होता है, शिक्षक ज्ञान और नैतिक शिक्षा या उपदेश देते हैं और छात्र उसे ग्रहण करते हैं। इसमें संचार एक तरफा वन वे कम्युनिकेशन होता है, और अर्थात शिक्षक बोलता है और छात्र सुनते हैं। जैसे ईमानदारी और अनुशासन जीवन में महत्वपूर्ण है, इसके बारे में उपदेश देते हैं या भाषण देते हैं। व्याख्यान शिक्षक समझाता है, प्रदर्शन शिक्षक करके दिखाता है और प्रत्यक्ष निर्देश में शिक्षक निर्देश देते हैं और छात्र पालन करते हैं। उपदेशात्मक में शिक्षक उपदेश देते हैं। ये चारों विधियाँ शिक्षक केंद्रित, टीचर सेंटर्ड है। अब हम देखते हैं छात्र केंद्रित शिक्षण विधियाँ। छात्र केंद्रित शिक्षण विधियाँ में मैं आप लोगों को बताई थी कि इसमें छात्र मुख्य भूमिका में होते हैं और छात्र सक्रिय होते हैं, छात्र स्वयं सीखने की कोशिश करते हैं। छात्र केंद्रित विधि में छात्रों की समझ, तार्किक चिंतन, सृजनात्मक शक्ति, आलोचनात्मक चिंतन, समझ की शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता, समस्या समाधान की क्षमता विकसित होती है। छात्र केंद्रित में और इसमें शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। अब देखते हैं हम इन विधियों में शिक्षण का केंद्र छात्र होता है। विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग लेकर सीखते हैं, खोजते हैं, सोचते हैं और ज्ञान का निर्माण करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे चर्चा परिचर्चा विधि, डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड क्या होता है, ये छात्र केंद्रित होता है। इसमें छात्र स्वयं वहाँ पे रहकर स्वयं करते हैं। समूह में छात्र अपने विचारों और दृष्टिकोणों और अनुभवों के बारे में डिस्कस करते हैं और अनुभव साझा करते हैं, एक दूसरे के विचारों को समझते हैं। जैसे उदाहरण, किसी सामाजिक विषय जैसे पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा। इससे क्या होता है, छात्रों में तार्किक चिंतन बढ़ता है, समझ की शक्ति बढ़ती है, निर्णय लेने की क्षमता, आलोचनात्मक क्षमता और समस्या समाधान की क्षमता
विकसित होती है। छात्र केंद्रित में सभी अधिगम में छात्रों की लर्निंग, तार्किक चिंतन, सृजनात्मक क्षमता, आलोचनात्मक क्षमता और समस्या समाधान की क्षमता, ये सब विकसित होती है। अब हम देखते हैं परियोजना आधारित अधिगम, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। छात्र वास्तविक दुनिया की किसी समस्या या विषय पर योजना बनाकर काम करते हैं और एक प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, जैसे वर्षा जल संचयन पर प्रोजेक्ट बनाना। प्रोजेक्ट परियोजना आधारित अधिगम तो आप सब लोग ही जानते हो, कॉलेज स्कूल में सब लोग प्रोजेक्ट बनाते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं समस्या आधारित अधिगम, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। इसमें क्या होता है, छात्रों को किसी जटिल समस्या दी जाती है जिसका हल वे सोच समझकर अपने तार्किक चिंतन से, अपने समस्या समाधान की क्षमता से, अपने निर्णय लेने की शक्ति से वे उसका समाधान करते हैं। जैसे कहीं पे आग लग गया तो तुरंत हम कैसे उसमें समस्या हल कर सकते हैं, हम आग लगने पर हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे विद्यालय में बढ़ते कचरे की समस्या का समाधान खोजना। अब देखते हैं अनुभवात्मक अधिगम। अनुभवात्मक अधिगम एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, अनुभव, गतिविधि, प्रयोग, भ्रमण आदि के माध्यम से सीखना होता है। जैसे हम शैक्षिक भ्रमण पर जाते हैं, प्रयोगशाला में या कहीं भी हम देखकर अनुभव करते हैं, उसके बाद सीखते हैं, ये है अनुभवात्मक अधिगम। अब देखते हैं हम फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या होता है, क्लास के बाहर जो हम सीखते हैं, जैसे ऑनलाइन वीडियो से या किसी अन्य सामग्री से, जैसे पुस्तक हो गया, कोई भी सामग्री से हम सीखते हैं और कक्षा में आके उसके बारे में चर्चा करते हैं, अभ्यास करते हैं, उन गतिविधियों को करते हैं। जैसे वीडियो देखना, घर पर और कक्षा में प्रश्नों पर चर्चा करना। कोई भी टॉपिक को पहले हम क्लास से बाहर देखेंगे, उसके बारे में समझेंगे क्या क्या है उसमें, उसके बाद कक्षा में आकर उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि इसमें हमें और कैसे सीख सकते हैं, इसमें क्या समस्या है, ये सब। तो ये फ्लिप्ड क्लासरूम होता है। अब देखते हैं सहयोगात्मक अधिगम, कोलैबोरेटिव लर्निंग। इसमें छात्र समूह में मिलकर कार्य करते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। सहयोगात्मक अधिगम बहुत ही महत्वपूर्ण अधिगम है। ये एग्ज़ाम में आता ही आता है, चाहे सही मिलान हो चाहे कथन हो, एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करना, हेल्प, समूह में मिलकर कार्य करते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, मतलब ज्ञान का साझा, ज्ञान का शेयर। जैसे चार्ट बनाना, तो सब मिलकर काम करेंगे। समूह में प्रस्तुति तैयार करना, तो कोई सभी बच्चे मिलकर काम करेंगे, ये इसका कीवर्ड है। छात्र समूह में मिलकर कार्य करते हैं, ये सहयोगात्मक अधिगम का कीवर्ड है। अब देखते हैं जांच आधारित अधिगम, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। इसमें छात्र प्रश्न पूछते हैं, खोजते हैं, जांच पड़ताल करते हैं और अपने निष्कर्ष निकालते हैं। उदाहरण जैसे पौधे हरे क्यों होते हैं पर जांच करके पता लगाना, ठीक। अब देखते हैं सहपाठी शिक्षण, पीयर टीचिंग। सहपाठी शिक्षण मतलब जैसे हम क्लास में एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को पढ़ाते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं, वही है सहपाठी शिक्षण, पीयर टीचिंग, जिससे वे बेहतर, छात्र एक दूसरे को पढ़ाते हैं, समझते हैं, जिससे वे बेहतर ढंग से सीखते हैं। उदाहरण, एक छात्र कठिन विषय को अन्य छात्रों को समझाता है, जैसे कोई मैथ्स जानता है ज़्यादा तो वो मैथ्स से सिखाएगा, कोई अंग्रेजी जान रहा है तो कोई दूसरे को अंग्रेजी सिखाएगा, जिसमें वो ज़्यादा जानकार है वो अपने क्लास के किसी अन्य छात्र को सिखाएगा। अब देखते हैं हम विभेदित निर्देश, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। छात्रों की विविध आवश्यकताओं, रुचियों, क्षमताओं के अनुसार विभिन्न तरीके से शिक्षण। उदाहरण, किसी कमज़ोर छात्र को अतिरिक्त अभ्यास देना। अब देखते हैं हम फिशबॉल चर्चा। फिशबॉल चर्चा में क्या होता है, दो सेल होते हैं, एक आउटर सेल, ये आउटर सेल है, और एक इनर सेल, ये इनर सेल है। इनर सेल के अंदर छात्रों का समूह चर्चा करते हैं, अनुभव साझा करते हैं, और बाहर वाले आउटर सेल वाले इसको नोट करते हैं। उसके बाद यही प्रक्रियाएं, भूमिकाएं बदल जाती है, जो आउटर में है वो इनर में चले जाता है और जो इनर में है वो आउटर में चले जाता है, और इनर सेल में चर्चा होती है।
ये है फिशबॉल। जैसे देखते हैं अंदर के घेरा में छात्र चर्चा करते हैं और बाहर के छात्र सुनते हैं और अवलोकन करते हैं। फिर भूमिकाएं बदलती है। किसी विषय पर इनर सर्कल में चर्चा, फिशबॉल चर्चा। अब देखते हैं थिंक पेयर शेयर। थिंक पेयर शेयर में क्या होता है? थिंक पेयर शेयर में पहले छात्र व्यक्तिगत रूप से अकेले कोई विषय के बारे में सोचेगा, उसके बाद फिर जोड़ी बनाकर उस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद पूरी कक्षा के साथ उस ज्ञान को साझा करेंगे। तो ये है थिंक पेयर शेयर। उदाहरण, किसी प्रश्न पर यह क्रम अपनाना। अब देखते हैं जिगसॉ विधि। जिगसॉ मेथड में क्या होता है? मान लो ये पूरी एक फ़ोटो है। अब फ़ोटो को टुकड़ों में अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। अब उसके बाद लास्ट में इसको जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि देखते हैं छात्र समूह बनाते हैं, प्रत्येक को विषय का अलग भाग मिलता है, वे अपने भाग को सीखते हैं और समूह में आकर एक दूसरे को सिखाते हैं। तो ये है जिगसॉ मेथड। उदाहरण, अध्याय को भागों में बांटकर सीखना जिगसॉ विधि है। अब देखते हैं गैलरी वॉक। गैलरी वॉक में क्या होता है? छात्र कक्षा में लगे पोस्टर, चार्ट, लिखित उत्तर आदि को देखकर घूमते हैं और चर्चाओं में भाग लेते हैं। विषय से संबंधित पोस्टर देखना और सुनना। क्लास में जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे स्कूल में कक्षा सज्जा होती थी। तब किसी प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाते हैं। छात्र अपनी राय के अनुसार किसी एक कोने में खड़े होते हैं, मतलब 4 कॉर्नर्स में। जैसे यहाँ पे खड़े हैं, एक कॉर्नर में एक हो गया, एक कॉर्नर में एक बच्चा, एक कॉर्नर, दूसरे कॉर्नर में एक, तीसरे कॉर्नर में, ये हो गया 4 कॉर्नर। और वो अपने अनुसार, अब छात्र अपने अनुसार राय देते हैं एक एक कोने में खड़े होकर। जैसे मोबाइल पर प्रतिबंध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं रोल प्ले। रोल प्ले, छात्र किसी पात्र की भूमिका निभाकर स्थितियों को इनेक्ट करते हैं और सीखते हैं। जैसे कोई डॉक्टर बनता है, कोई रोगी बनता है, कोई टीचर की भूमिका में होता है, कोई विद्यार्थी की भूमिका निभाता है। ये होता है रोल प्ले। रोल प्ले करके सीखना। अब साइलेंट डिस्कशन देखते हैं। साइलेंट डिस्कशन में चुप रहना होता है, बोलना नहीं है। इसमें छात्र लिख कर अपने ज्ञान का साझा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। राय लिखकर दूसरों से साझा करना। अब देखते हैं हेक्सागोनल थिंकिंग। इसमें छात्र विचारों वाले षटभुज कार्ड को तार्किक रूप से जोड़कर विचारों के बीच संबंध स्पष्ट करते हैं। जैसे ये देखो, षटभुज को कार्ड बनाकर इसमें तार्किक रूप से विचारों को जोड़कर उसके बीच में संबंध स्पष्ट करते हैं, वो है हेक्सागोनल थिंकिंग। उदाहरण, कारण परिणाम संबंध जोड़ना। 18 देखते हैं सहपाठी समीक्षा एवं फीडबैक। इसमें क्या होता है? अपने छात्र, मतलब एक अपने साथ पढ़ने वाले ही एक दूसरे के कार्यों का मूल्यांकन करते हैं और रचनात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। उदाहरण, जैसे निबंध प्रोजेक्ट की जांच करके सुझाव देना। रैली कोच में क्या होता है? जोड़ी बनाकर छात्र बारी बारी से कोच और सीखने वाले की भूमिका निभाते हैं। पहले एक कोच बनता है, उसके बाद दूसरा सीखने वाला बनता है, फिर जो सीखने वाला है वो कोच बनता है और जो कोच है वो सीखने वाला बनता है और एक प्रश्न पूछता है, दूसरा उत्तर देता है। यही भूमिका होती है और भूमिकाएं चेंज होती रहती हैं। जैसे गणित के प्रश्नों का अभ्यास, ये है रैली कोच और सीखने वाला। और उसके बाद दोनों की भूमिका चेंज होती है। एक कोच रहेगा, वो प्रश्न पूछेगा और जो सीख रहा है वो आंसर देगा। ठीक। अब देखते हैं टॉकिंग चिप्स। टॉकिंग चिप्स में क्या होता है? प्रत्येक छात्र को निश्चित संख्या में चिप्स दी जाती है। जैसे मान लो एक छात्र है, उसको मान लो 4 चिप्स दिए, तो उसको उसकी बारी 4 बार आएगी और जब भी बारी आएगी वो अपने एक एक चिप्स को जमा करते जाएगा। ये होती है टॉकिंग चिप्स। प्रत्येक छात्र को निश्चित संख्या में चिप्स दी जाती है। बोलने पर एक चिप देनी होती है, इससे सभी को समान अवसर मिलता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? इसमें किसी समस्या या विषय पर अधिक से अधिक विचार तुरंत प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें विचार आने में कोई समय नहीं लगता, मतलब देरी नहीं होनी चाहिए। तुरंत फटाफट हमारे दिमाग में जो विचार आते हैं, जो शब्द प्रकट होते हैं,
वो होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग। जैसे पानी बचाने के तरीके में हम किस प्रकार पानी बचा सकते हैं, हम वर्षा के जल को कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, हम पानी कम खर्च कर सकते हैं, ये सब जल्दी हमारे दिमाग में विचारों का तांता लगना, वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब देखते हैं सेमिनार में कोई छात्र किसी विषय पर अध्ययन करके उस पर प्रस्तुति देता है और जो समूहों में जो लोग बैठे रहते हैं वो प्रश्नोत्तर करते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। जैसे नई शिक्षा नीति 2020 पर सेमिनार। अब देखते हैं तीसरा, सहकारी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग। ये भी बहुत मोस्ट IMP है, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो सहकारी अधिगम में क्या होता है, छोटे समूह में छात्र मिलकर कार्य करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, छोटे समूह में मिलकर कार्य करते हैं, लेकिन इसमें जैसे कोई एक विषय है तो उसको अलग अलग टॉपिक लेकर सीखते हैं, उसके बाद एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सिखाते हैं, वो होती है सहकारी अधिगम। समूह में मॉडल बनाना, जैसे मॉडल बना रहे हैं तो कोई लिखने का कार्य करेगा, कोई चित्र बनाएगा, कोई उसके भी मॉडल के लिए कोई उत्तर तैयार करेगा, कोई कुछ और तैयार करेगा, उसके बाद लास्ट में मिलके सब लोग उस कार्य को पूरा करते हैं, वो है सहकारी अधिगम। केस स्टडी क्या होता है, जो घटित हुई घटना, जैसे वास्तविक या काल्पनिक घटना का अध्ययन कर उसका विश्लेषण कर समाधान प्रस्तुत करते हैं, वो होता है केस स्टडी। केस स्टडी में विद्यालय में अनुशासन समस्या पर केस स्टडी, जैसे अभी पेपर लीक हुआ था उसके बारे हम केस स्टडी कर सकते हैं कि पेपर लीक क्यों हो रहा है, क्यों ये पेपर लीक की प्रक्रिया बार बार हो रही है, इस पर क्या किया जा सकता है, इसका समाधान कैसे कर सकते हैं, ये है केस स्टडी। अब देखते हैं पजल्स लर्निंग में समूह से में मिलकर जटिल विषय को छोटे छोटे भागों में समझकर पूरा किया जाता है। अब देखते हैं माइंड मैपिंग माइंड में मानचित्र, जैसे कोई विषय है, टॉपिक है, तो उसके बारे में हमारे दिमाग में एक रूपरेखा तैयार होती है, एक मानचित्र तैयार होती है, उसको मानचित्र तैयार होती है, रूपरेखा तैयार होती है, उसके साथ ही हम सीखते हैं। माइंड में रूपरेखा तैयार होना, ये होती है माइंड मैपिंग। अब देखते हैं रचनात्मक लेखन, क्रिएटिव राइटिंग, कहानी, कविता, लेख आदि लिखने के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति और सीखना। क्लासरूम वीडियो निर्माण, छात्र विषय पर वीडियो बनाकर सीखते हैं और दूसरों को समझाते हैं। कॉन्सेप्ट अंते चार्ट, क्या जानते हैं, क्या जानना चाहते हैं, क्या सीखा, चार्ट बनाकर सीखते हैं। इसमें बताया गया है छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों के लाभ। छात्र सक्रिय रूप से सीखते हैं, आत्मविश्वास, संचार कौशल और नेतृत्व विकसित होता है, आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान क्षमता बढ़ती है, रचनात्मक और नवाचार को बढ़ावा देता है, मतलब नवाचार मतलब नए निर्माण करने की क्षमता विकसित होती है, सीखना रोचक, प्रभावी और स्थायी होता है। ये होती है छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों के लाभ। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है शिक्षण विधि से। सबसे पहले हम देखते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम, पलटी कक्षा, वातावरण निम्नलिखित में किसे बढ़ावा देता है। नम्य अधिगम का तात्पर्य ये होता है कि ये जिसमें क्लास से बाहर हम कुछ सीखते हैं, उसके बाद कक्षा में आके चर्चा करते हैं, ये होते हैं। ये होती है नम्य अधिगम। तो नम्य अधिगम फ्लिप्ड क्लासरूम का ही परिभाषा है। नियत अधिगम एक पारंपरिक विधि के साथ होती है, क्लास में होती है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। सी आमने सामने अधिगम तो क्लास में होती है, तो ये भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। डी नियत एवं निष्क्रिय, इसमें छात्र एक्टिव होते हैं, फ्लिप्ड क्लासरूम में छात्र एक्टिव होते हैं, तो ये भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, इसका आंसर ए। अब हम देखते हैं कक्षा में आने से पूर्व विद्यार्थी व्याख्यान की वीडियो देखते हैं और सुनते हैं, यह किसका उदाहरण है। तो फ्लिप्ड क्लासरूम में मैं क्या बताई हूँ, क्लास में आने से पहले
जो हम सीखते हैं। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, कक्षा में आने से पूर्व विद्यार्थी व्याख्यान के वीडियो देखते और सुनते हैं। यह किसका उदाहरण? इसमें तो सोचना ही नहीं पड़ेगा, मैं तो अभी बताई हूँ कि फ्लिप्ड क्लासरूम पलटी कक्षा में होता है। तो इसका आंसर होगा बी। व्याख्यान विधि क्या है? टीचर क्लास में व्याख्या देते हैं, लेक्चर देते हैं किसी टॉपिक पर और छात्र सुनते हैं या नोट्स बनाते हैं, वो होती है व्याख्यान विधि। और परियोजना विधि में जो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं किसी एक टॉपिक पर, वास्तविक दुनिया या काल्पनिक दुनिया के घटनाओं पर जो हम प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, वो होती है परियोजना विधि। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अध्यापन की किस पद्धति में छात्र को बिना किसी सहायता के अपने प्रयासों द्वारा ही अपनी समस्या का उत्तर पाना पड़ता है? मतलब यहाँ पे किसी की सहायता नहीं लेना है, खुद से स्वयं से ही अपने प्रयासों से समस्या का उत्तर ढूंढना इस क्वेश्चन में बोला गया है। तो प्रकरण केस स्टडी इसमें जो घटित घटनाओं हैं या काल्पनिक घटनाओं पर जो हम विचार करते हैं और उस पर समस्या समाधान करते हैं, वो होती है प्रकरण केस स्टडी। स्वानुभाविक ह्यूरिस्टिक, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? छात्र बिना किसी सहायता के अपने प्रयासों द्वारा, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? स्वानुभाविक ह्यूरिस्टिक विधि में यही होता है सेल्फ लर्निंग। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वानुभाविक। फ्लिप्ड क्लासरूम में तो नहीं होगा। फ्लिप्ड क्लासरूम में क्लास से पहले जो वीडियो या व्याख्यान या पढ़ाई की सामग्री के द्वारा हम सीख कर आते हैं और कक्षा पर चर्चा करते हैं, वो होती है फ्लिप्ड क्लासरूम। प्रदर्शन विधि में पहले टीचर करके दिखाते हैं, उसके बाद स्टूडेंट करते हैं, तो प्रदर्शन विधि नहीं होगी, फ्लिप्ड क्लास नहीं होगी। स्वानुभाविक, छात्र को बिना किसी सहायता के अपने प्रयासों द्वारा ही अपने समस्या का उत्तर पाना, तो इसका आंसर होगा बी, केस स्टडी नहीं होगा। अब हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सहकारी अधिगम के अंतर्गत आता है? सहकारी अधिगम मतलब कोऑपरेटिव, समूह में मिलजुल कर कार्य करना। तो फिज़बॉल में इसमें भी समूह में कार्य करते हैं, जिगसॉ में भी समूह में कार्य करते हैं, लेकिन और ये स्टूडेंट के सेंटर्ड है, जिगसॉ भी स्टूडेंट सेंटर्ड है, और निदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन में समूह में कार्य नहीं करते हैं और ये टीचर सेंटर्ड होता है। और दल युग्म एकल, इसमें भी समूह में कार्य करते हैं। पहले समूह किसी विषय के बारे में सोचते हैं, समूह में भाग लेते हैं, उसके बाद एक दूसरे के साथ उस ज्ञान का साझा करते हैं, फिर वो एकल व्यक्तिगत रूप में सोचते हैं। फिज़बॉल में क्या होता है? इनर सेल और आउटर सेल। तो इनर सेल में जो छात्र होते हैं वो चर्चा करते हैं और ये नोट करते हैं, अवलोकन करते हैं। आउटर वाले जिगसॉ में एक विषय पर अलग अलग लोगों को अलग अलग टॉपिक दिया जाता है, उसके बाद एक साथ जो चर्चा होती है, जो ज्ञान का साझा होता है, वो जिगसॉ होते हैं। डेमो में ये टीचर सेंटर्ड होता है और टीचर करके दिखाता है, ये होती है डेमोन्स्ट्रेशन। इसमें पूछा क्या गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सहकारी अधिगम के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये नहीं आएगा, निदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन नहीं आएगा। ये तो स्टूडेंट सेंटर्ड है, ये भी स्टूडेंट सेंटर्ड है और ये भी स्टूडेंट सेंटर्ड है। इसमें देखते हैं उपागत सहकारी अधिगम एक व्यापक अवधारणा है। यह एक ऐसी अधिगत प्रक्रिया है जिसमें एक जैसी योग्यता के बालक समूह बनाकर एक ही उद्देश्य को पाने का प्रयास करते हैं। स्पष्ट है कि निर्देशन डेमोन्स्ट्रेशन उपागत सहकारी अधिगम के अंतर्गत नहीं आता है।